हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी विधेयक या बिल आखिरकार कानून कैसे बनता है, यह कितने चरणों से होकर गुजरता है और संसद या राज्य विधानमंडल के पास में कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं। इसकी सारी प्रोसेस को हम आसान भाषा में और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार बिल या विधेयक क्या होता है। तो दोस्तों, विधेयक एक तरह का प्रस्ताव होता है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल में कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। यदि ब्रॉडली बात करें तो विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, जिसको हम प्राइवेट मेंबर बिल भी बोलते हैं। दोस्तों, जो सरकारी विधेयक होते हैं उनको केवल मंत्री या मंत्री परिषद के माध्यम से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक मतलब प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह सांसद सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो सरकारी विधेयक होते हैं दोस्तों, वह चार तरह के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इन चारों विधेयकों को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, और वित्त विधेयक जो दो टाइप का होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल विधेयक को कानून बनने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, एक साधारण विधेयक, साधारण बिल को कानून बनने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उनके नाम हैं प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इसको अंग्रेजी में हम फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग बोलते हैं। आइए इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम वाचन की। दोस्तों, इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल को प्रस्तुत करने से पहले उसकी सूचना अध्यक्ष या फिर सभापति को देनी होती है और उसकी अनुमति ली जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि किसी विधेयक को प्रस्तुतिकरण से पहले ही भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है तो अध्यक्ष की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजपत्र में प्रकाशन का मतलब है कि वह विधेयक पहले से ही सार्वजनिक कर दिया गया है, ताकि जनता और विशेषज्ञ उसको पढ़ सके और अपनी राय दे सके। इसी के साथ साथ इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है और रूल्स में छूट मिल जाती है। मतलब इसको प्रस्तुत करने के लिए अब अध्यक्ष की अनुमति नहीं लेनी पड़ती और हमारे समय की बचत होती है। दोस्तों, अब आपके मन में होगा कि राजपत्र क्या होता है, तो इसको सामान्य भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि राजपत्र जो है एक सरकारी अखबार होता है, जिसमें सरकार अपने नियम जो होते हैं उनको प्रस्तुत करती है, योजनाओं को बताती है और किसी विधेयक को भी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, फर्स्ट रीडिंग जो होती है ना, इस चरण में विधेयक को किसी मंत्री या फिर सांसद द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री द्वारा यदि पेश किया जाएगा तो उसको हम सरकारी विधेयक बोलेंगे। यदि किसी सांसद द्वारा पेश किया जाएगा तो उसको हम गैर सरकारी या फिर हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन को विधेयक का शीर्षक और उसका मुख्य उद्देश्य बताता है। सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। एक दिन में दोस्तों कई सारे विधेयक या फिर कई सारे बिल पेश किए जा सकते हैं। तो आपको जो पहला चरण है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम वाचन या फिर फर्स्ट रीडिंग, अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चरण में केवल और केवल विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, अनुमति ली जाती है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं होती और एक दिन में कई सारे विधेयक या फिर बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे वाचन की या फिर सेकेंड रीडिंग की। तो दोस्तों, यह जो होता है किसी भी विधेयक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में विधेयक पर बारीकी से चर्चा की जाती है। यह चरण जो है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसका हम पहले चरण की बात करें तो उसका नाम होता है साधारण बहस की प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत या तो विधेयक पर तुरंत चर्चा आरंभ हो जाएगी या फिर जिस सदन में प्रस्तुत किया गया है वो सदन निम्नलिखित कदम उठा सकता है। अब वो कौन कौन से हैं देखिए, या तो चर्चा हो सकती है और चर्चा नहीं होगी तो चर्चा के लिए एक तिथि निश्चित की जा सकती है, या फिर विधेयक को गहन विचार विमर्श करने के लिए प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। अब ये प्रवर समिति क्या होती है? तो दोस्तों, बिल को जिस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसी सदन के सदस्यों से मिलकर यदि कोई समिति बनती है तो उसको प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा, विधेयक को गहन विचार विमर्श करने के लिए प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, या फिर विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को
सौंपा जा सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। या फिर ऐसा नहीं होता है तो विधेयक को जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि यदि साधारण विधेयक होगा या फिर संविधान संशोधन विधेयक होगा तो उसी मामले में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं। क्योंकि दोस्तों धन विधेयक जो है वो शुरुआत में लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में उसको नहीं लाया जाता। एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा ये कि राज्यसभा उसको मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसी वजह से धन विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए यदि किसी विधेयक को प्रवर समिति और संयुक्त समिति दोनों में से किसी को भेजा गया है तो वह समिति विधेयक के प्रत्येक खंड मतलब एक एक पॉइंट पर अच्छे से विचार करेगी, गहन अध्ययन करेगी और समिति विचार करके यह सुझाव देगी कि विधेयक में क्या हटाया जाना चाहिए और क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब दोनों समितियों को आपने जान लिया, प्रवर समिति और संयुक्त समिति क्या होती है। उनके पास यदि कोई बिल जाता है तो एक एक पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर विशेषज्ञ शामिल होते हैं, तो एक एक पॉइंट पर अच्छे से विचार करती है कि इस बिल में इस पॉइंट को जोड़ा जा सकता है और इस पॉइंट को हटाया जाना चाहिए। ठीक, इन सभी चर्चाओं के बाद समिति जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, फाइनल रिपोर्ट, और समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद विधेयक का प्रभारी सांसद यानी वह सदस्य जिसने विधेयक पेश किया था, सदन में विधेयक पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव रखता है। इसके बाद विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर एक एक पॉइंट पर दोबारा चर्चा होती है और इसी चरण में यदि आवश्यक हो तो विधेयक में संशोधन भी हो सकता है। मतलब जो भी संशोधन होंगे ना दोस्तों, वह हमारे द्वितीय चरण में ही होंगे। मतलब जो द्वितीय वाचन होगा ना, सेकेंड रीडिंग होगी, उसी में जितने भी संशोधन विधेयक पर हो सकते हैं वो सारे संशोधन हमारे सेकेंड रीडिंग में ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है तृतीय वाचन या फिर थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में दोस्तों कुछ नहीं होता। इस चरण में किसी विधेयक को सभी संशोधनों के साथ पढ़ा जाता है और सदन द्वारा उसे अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। मतलब जो थर्ड रीडिंग है ना दोस्तों, उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं होता, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। इस चरण में विधेयक को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। मतलब यहाँ पर हाँ या ना में ही वोटिंग होगी। इसके अलावा जो भी संशोधन होने थे वह हमारे द्वितीय वाचन मतलब सेकेंड रीडिंग में समाप्त हो गए थे। तो इस रीडिंग में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होता। यदि सब कुछ ठीक चलता है तो समूचे विधेयक पर मतदान होता है और यदि विधेयक को सामान्य बहुमत मिल जाता है तो वह पारित मान लिया जाता है। अब सामान्य बहुमत क्या होता है? तो दोस्तों जिस भी सदन में पेश किया है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, जिस भी सदन में पेश किया है उसमें टोटल जितने सदस्य हैं ना, उनके आधे से अधिक यदि समर्थन कर दे विधेयक के मामले में तो वह विधेयक सामान्य बहुमत से पारित माना जाता है। जैसे यदि लोकसभा है तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, उसके आधे कितने होते हैं? 272। ठीक है, तो 272 से अधिक लोग यदि विधेयक के मामले में समर्थन कर दें तो उसको सामान्य बहुमत से पारित होना मान लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बहुमत होता है वह सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी और विशेष बहुमत। इन सबको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सारे बहुमत जो हैं उनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। यदि आप चाहें समझना तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यदि कोई भी विधेयक है वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन क्या करता है, वहां पर क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको जान लेते हैं। देखिए, तीनों वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस सदन में भी विधेयक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होते हैं। जैसा कि मान लीजिए लोकसभा में प्रस्तुत किया था तो लोकसभा में 3 वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां भी तीनों वाचन होंगे। और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया है और लोकसभा में जाएगा तो वहां भी तीनों वाचन होंगे। मतलब हर सदन में 3-3 रीडिंग होती है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग। यदि दूसरा सदन विधेयक को हूबहू पारित कर दे तो विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। अब दूसरे सदन के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं? जैसे मान लीजिए लोकसभा में पहले प्रस्तुत था, फिर राज्यसभा में आया है, तो राज्यसभा के पास में कौन से विकल्प होंगे? या फिर पहले राज्यसभा में गया था, अब लोकसभा में आया है, तो लोकसभा के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, दूसरे सदन के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो या तो वह बिना किसी बदलाव के विधेयक को मंजूरी देकर वापस पहले सदन में भेज सकता है, या फिर विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकता है, या फिर कुछ बदलाव करके, कुछ संशोधन करके
पहले सदन को लौटा सकता है या फिर वह चुप्पी साध सकता है, मतलब विधेयक पर कोई विचार ही न करे, 6 महीने तक उसको पड़ा रहने दे। तो ये विकल्प जो है वह दूसरे सदन के पास में होते हैं। अब मान लीजिए यदि दूसरे सदन द्वारा संशोधन का प्रस्ताव किया गया तो विधेयक को पुनः पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पहला सदन अगर उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो इस स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा और फिर इसको हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो यह जो विधेयक है वह एक्ट में यानी अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा सदन जो है अन्य विकल्पों को अपना ले, इसकी वजह से दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए। अब यह गतिरोध क्यों हो सकता है? तो देखिए, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाए, दूसरा सदन जो है उसने कोई संशोधन किया है जिससे पहला सदन सहमत ना हो, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक बीत गए हो और सदन द्वारा विधेयक पर कोई विचार ही न किया गया हो, उपरोक्त परिस्थितियों में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में या तो विधेयक दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। अब संयुक्त बैठक क्या होती है और इसका उल्लेख कहाँ है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जो है वह राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के मामले में ही हो सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक होती है ना दोस्तों, उसमें लोकसभा के सदस्य जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य से दुगने होते हैं, क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो लगभग राज्यसभा से दुगनी है। इसी वजह से संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य राज्यसभा से दुगने होते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यानी लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब साधारण बहुमत से यह पारित होता है। अब आपको बहुमत समझना है तो मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, बहुमत होता है सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी और विशेष बहुमत। उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको तीनों चारों में अंतर अच्छे से समझ आ सके। यदि संयुक्त बैठक में ये जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से पारित हो गया तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प मौजूद होते हैं। या तो वह विधेयक को अनुमति दे दे, या फिर अनुमति देने से मना कर दे, या फिर वह पुनर्विचार के लिए भी विधेयक को भेज सकता है। अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वह जो विधेयक है, जो बिल था, वह अधिनियम या एक्ट बन जाएगा, जिसको हम आम बोलचाल में कानून बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी विधेयक को अनुमति मिल जाती है राष्ट्रपति की तो जो विधेयक था अब क्या कहलाएगा? अधिनियम, मतलब कानून। इसको एक उदाहरण से समझिए। देखिए दोस्तों, यदि नागरिकता में कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो क्या लेकर आएंगे? विधेयक लेकर आएंगे, मतलब बिल लेकर आएंगे, जिसका नाम क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, यहाँ पर बिल की बात हो रही है। अब राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो उसका नाम क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट मतलब अधिनियम। ठीक है, तो ये CAA जो कि काफी चर्चा में था, इस तरह से अधिनियम बन गया। मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक इस तरह से बिल लेकर आएंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम के रूप में वो हमारे सामने आएगा यदि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। तो आशा करूंगा कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी जरूरी है, उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि धन विधेयक का प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। मतलब राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में या तो अनुमति देगा या फिर अनुमति देने से मना कर देगा, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। जब हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर पढ़ा था तब भी आपको समझाया था। इसी के साथ साथ संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगी, ऐसा उल्लेख किया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से।
इसी के साथ-साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, यदि नॉर्मल बिल है, साधारण विधेयक है, तो उसको भी राष्ट्रपति संसद को केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद उस पे पुनर्विचार करे, ना करे और वापस राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति उस नॉर्मल बिल पर भी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।